नमस्कार। बुक्कल सर स्टडी चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। डियर लर्नर, 10th क्लास के अंदर हम स्टडी कर रहे थे लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आज हम उसी में कुछ और नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा वो ये है, हाउ टू डिटेक्ट टाइप्स ऑफ मिरर बाय सीइंग इट। हमारे पास बेसिकली अभी हमने देखा कि 3 तरह के मिरर हमने स्टडी किए हैं, प्लेन, कन्वेक्स और कनकेव मिरर। तो इनको जस्ट देख करके हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा मिरर कौन सा है। तो मैं इसके लिए आपको बता देता हूं, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सीबीएसई में, इसीलिए मैंने ये टॉपिक बनाया है। प्लेन मिरर में आप ऑब्जेक्ट जो है कहीं पे भी रखिए, जो उसकी इमेज बनेगी वो सेम साइज की बनेगी, ठीक है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस के हमेशा इक्वल होता है। ऑब्जेक्ट को आप जैसे भी मूव करोगे आगे या पीछे, उससे आपके इमेज का जो साइज है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि वो मिरर कैसा है, प्लेन मिरर है। दूसरा आता है, हमें कैसे पता चलेगा कि गिवन मिरर जो है कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, इमेज हमेशा बिहाइंड मिरर बनेगी, वर्चुअल बनेगी। और दूसरी खास बात जो है, वो कभी भी मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा ही नहीं। हमेशा जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। आप ऑब्जेक्ट को मुंह आगे या पीछे करके देखोगे, लेकिन जो साइज है इमेज का वो ऑब्जेक्ट से छोटा रहेगा। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि हमारा जो मिरर है वो कौन सा मिरर है, वो हमारा कन्वेक्स मिरर है। बात करते हैं कनकेव मिरर का कैसे पता चलेगा। अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है मिरर के सामने रखा है, जैसे ही हम उसको मूव करेंगे तो देखिए वो रियल इमेज भी बनाता है, वर्चुअल इमेज भी बनाता है। एक केस ऐसा आता है कि वो वर्चुअल इमेज बनाता है, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है पोल और फोकस के बीच में जब आ जाता है तो उसकी इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, ठीक है। तो जब वर्चुअल और इरेक्ट बिहाइंड द मिरर जब भी इमेज बनेगी और वो मैग्नीफाइड इमेज बने, तो ये समझ लेना कि वो डेफिनेटली एक कनकेव मिरर है, ठीक है। क्योंकि मिरर के पीछे जब भी इमेज बनेगी, बिहाइंड द मिरर जब भी इमेज बनती है, मैग्नीफाइड इमेज केवल और केवल हम ये कह सकते हैं कनकेव मिरर में ही बनती है। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक आज हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि डेंसर और रेयर मीडियम क्या होता है, ठीक है। अब हम धीरे धीरे प्रोसीड कर रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की तरफ। तो वहां तक जाने से पहले हमें जरूरी है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझ लेना। जैसे आता है रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेयर मीडियम, ठीक है। रेयर मीडियम से हमारा मतलब क्या है, दो टर्म है, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। दोनों को एक दूसरे के साथ में हम रिलेट करके बात करते होते हैं, ठीक है। जब हम रेयर मीडियम बोल रहे हैं तो एक ऐसी मीडियम की बात कर रहे हैं जिस मीडियम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो काफी रेरिफाइड है। रेरिफाइड मतलब पार्टिकल टू पार्टिकल गैप है, ठीक है, ज्यादा गैप है। और जो डेंसिटी है वो कम है, जो पार्टिकल्स की डेंसिटी है वो क्या है, कम है। ऐसे मीडियम को हम नाम देते हैं रेयर मीडियम। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए टाइप ऑफ मीडियम in which gap between the particles is large and the particle density is small, ठीक है। पार्टिकल डेंसिटी क्या हो, स्मॉल हो। ऐसे मीडियम को हम नाम देते हैं रेयर मीडियम। रेयर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कम होता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी हम पढ़ेंगे, तो अभी मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर नहीं जा रहा हूं, बाद में बात करेंगे। दूसरा आता है हमारा डेंसर मीडियम, ठीक है। डेंसर मीडियम कौन सा होता है, अब देखिए डेंसर मीडियम हम किसको कहेंगे, एक ऐसा मीडियम जिसमें पार्टिकल टू पार्टिकल्स गैप जो है वो बहुत कम होता है और डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। तो ऐसे मीडियम को हम नाम देंगे डेंसर मीडियम। सो इन दिस वे ए टाइप ऑफ medium
in which gap between the particles is small and the density of particles is large। तो ऐसे मीडियम को हम डेंसर मीडियम कहेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। हम बात कर लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। ठीक है, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेनली दो तरह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इन दोनों को हम डिटेल में समझते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ light in vacuum to the velocity of light in any medium। ठीक है, यानी ये एक्चुअल में क्या है? रेशियो है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। दूसरा मीडियम कोई भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, ठीक है, मिल्क हो सकता है, ग्लास हो सकता है। दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको ऐसे n से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं और ये सिंबल म्यू, ऐसा सिंबल भी यूज कर देते हैं म्यू। ठीक है, तो it is equals to velocity of light in vacuum divided by velocity of light in medium। ठीक है, और you may write it as n is equals to वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं और ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम ये v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये फॉर्मूला बन जाता है इसका। ठीक है, इसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें वो आपको मैं बता देता हूं। देखिए वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम हमेशा ग्रेटर होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम, ये याद रखना। ठीक है, जैसे मैं यहां पे जो फॉर्मूला हमने लिखा है इस फॉर्मूले से आप समझ सकते हो एब्सोल्यूट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज n इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है, 1 से हमेशा ज्यादा होता है। क्यों? बिकॉज c इज ऑलवेज ग्रेटर देन v। जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो हमेशा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम से, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम is always greater than velocity of light in any other medium। That's why जो refractive index है, absolute refractive index है, it is always greater than 1। ठीक है, ये क्या है? यूनिटलेस होता है, यूनिटलेस, इसकी कोई यूनिट नहीं है। देखो वेलोसिटी ऑफ लाइट मीटर पर सेकंड में मेजर करेंगे, यहाँ पे मीटर पर सेकंड गेट कैंसिल, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ये होता है हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, कई बार इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे सपोज करो ये एक मैंने कांटेक्ट बना रखा है कोई, ये सपोज करो एयर है, एयर या वैक्यूम दोनों एक जैसा ही मीडियम होता है। तो एयर मैंने ले रखा है और यहाँ पे कोई और मीडियम सपोज करो डेंसर मीडियम मैंने यहाँ वाटर ले लिया। ठीक है, तो जैसे ही लाइट एयर से वाटर में जाएगी तो ये थोड़ा सा क्या है, इस नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाती है। अभी इसके बारे में भी हम आगे समझेंगे, पहले अभी समझ लीजिए। देखिए जैसे ही ये लाइट जो है डेंसर मीडियम यानी वाटर के अंदर जाएगी तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब जो बेंड क्यों होती है ये सब चीज बाद में डिस्कस करवाऊंगा, पहले मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये एक इंटरफेस है। इंटरफेस मतलब जो एयर है और वाटर है जहां पे आके मीट कर रहे हैं एक दूसरे को, उसको हम बोलते हैं इंटरफेस। इंटरफेस यानी एक टाइप का जो है एक ये कह सकते हैं एक लाइन जो दो मीडियम को सेपरेट करती है। ठीक है, उसको हम इंटरफेस बोल सकते हैं।
तो यहां पे जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वैक्यूम के अंदर, एयर के अंदर, वो है c, और यहां पे वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है, v, मीडियम के अंदर v। ठीक है, इस मीडियम में जाने के बाद वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी है। तो यहां पे इसीलिए ये जो फॉर्मूला लिखा है मैंने c/v, ये यहां से ही निकाला है। ठीक है, इसके बारे में अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो अभी आप एक बार ये समझो कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली क्या होता है, रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम। ठीक है, तो हम दूसरे तरह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और बात कर लेते हैं। दूसरे तरह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये क्या होता है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली it is defined as the refractive index of one medium with respect to other medium। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम। इसको लिखा कैसे जाता है, देखिए ये भी एक यूनिटलेस ही है, इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती, यूनिटलेस। ठीक है, और इसको लिखा कैसे जाता है ये मैं बता देता हूं। सपोज करो कि ये हमारा एयर हो सकता है, कोई जरूरी नहीं, एयर के अलावा भी कोई और मीडियम हो सकता है। सपोज करो इस बार मैंने यहां पे कुछ और मीडियम ले लिया। ठीक है, लेट्स सपोज ये हमारा वाटर है। ठीक है, वाटर तो हमने ले रखा है, ग्लास कह दो इसको। ठीक है, ये ग्लास है और ये वाटर है। तो यहां पे वेलोसिटी ऑफ लाइट सपोज करो हमने कह दिया v1 है या vg है, और यहां पे vw है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट यहाँ vw है। इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे वो समझिए। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमारा मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम। तो इसको लिखा जाता है n12, जैसे मैंने लिख दिया, या इसको n12 यहां पे भी लिखा जा सकता है। कई बार इसको n12 ये ऐसे भी लिख दिया जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम। ठीक है, वन मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। ठीक है, इसको ध्यान से समझना क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है, सीबीएसई में, स्टेट बोर्ड में इस पे क्वेश्चन आता होता है, तो वो ध्यान से समझिए। ठीक है, ये चीज हो गया। इसी तरीके से अगर ये लिखा होता n21, यानी इसका मतलब होता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, ये चीज। या फिर अगर मैंने जैसे वहां पे ले रखा है ग्लास और वाटर का, ठीक है, उसके हिसाब से भी लिख सकते हैं। मैं इसको रब कर देता हूं, यहां लिख देता हूं। जैसे ग्लास और वाटर मैंने ले रखा है और एक बीच में इंटरफेस है, तो जैसे मैं लिखना चाह रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो इसको क्या लिखेंगे, ये क्या है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ओके, तो ये चीज अभी आपको समझ आ गई होगी। लेकिन ये कब लिखेंगे, जैसे अभी आपने देखा कि रे ऑफ लाइट जो है ग्लास से वाटर में जा रही है, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे, ग्लास के रिस्पेक्ट में। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी हम इसको प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के हेल्प से ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी refractive index of glass with respect to water can also be written as 1 by refractive index of water with respect to glass। उल्टा कर सकते हैं 1 by लिख के।
ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। एक फॉर्मूला तो ये बन गया, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला देखिए, यहां पे जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर लिखा था, ये एक्चुअल में क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अभी मैंने यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला है, रिलेटिव नहीं बोला है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जब ऐसे लिखा गया, इसका मतलब क्या है, ये कौन सा है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ये क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। यहां लिख देता हूं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइड बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं। हो सकता है इसी को हम ऐसे भी लिख सके। देखो NGW मैंने लिखा था, इसको कई बार जो है ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर भी शो कर देते हैं, यानी ये भी एब्सोल्यूट, जब विद रिस्पेक्ट टू एयर हो तो वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही होता है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू एयर जब भी लिखा हो तो वो क्या होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही होगा। डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ऐसे भी लिख सकते हैं। या इसी को मैंने क्या कहा था, 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये भी लिख सकते हैं। तो ये इसी का ही फॉर्मूला है, दिमाग में सेट कर लो। अगर ये पॉइंट्स आपको क्लियर है तो किसी भी हालत में आपका क्वेश्चन आपसे गलत नहीं हुआ। न्यूमेरिकल जो इस पे आएगा, इस पे न्यूमेरिकल भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करने होते हैं, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा, आई होप। नेक्स्ट अभी मैं आपको इनके और फॉर्मूले बता देता हूं, इसके और फॉर्मूले बता देता हूं। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा इन पे न्यूमेरिकल का होगा हमारा, ठीक है। देखो भाई, अभी आपने क्या लिखा, ये लिखा था आपने, ठीक है। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम पढ़ गए, वो क्या कह रहा था, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी का भी, सपोज करो वाटर का ही एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, C बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है। इसको विद रिस्पेक्ट टू एयर भी लिख सकते हो, या सिंपली ए नहीं भी लिखोगे तो भी उसका मतलब वही है, ठीक है। इसका मतलब यानी ये एक ही चीज है, क्लियर हुआ। ऐसे ही आप लिखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, इसको चाहे ऐसे लिख दीजिए या सिंपली ऐसे लिख दीजिए। ये क्या होगा, C डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। ये तो फिक्स है, एब्सोल्यूट में ऊपर हमेशा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम ही आएगा, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट था। अभी ये आपको क्लियर हुआ होगा। और इस फॉर्मूले से, जैसे मैंने कहा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये लिख रहा हूं मैं। तो ये फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर कैन बी रिटन एज NG डिवाइड बाय NW, ठीक है। NG की वैल्यू कितनी है, C डिवाइड बाय VG, और नीचे जो वैल्यू है इसको कैसे लिखेंगे, पलट के लिखेंगे, वो भी क्या है, C डिवाइड बाय VW। तो ये बन जाएगा VW डिवाइड बाय C विल गेट कैंसिल, और NGW इज ऑल्सो इक्वल टू VW डिवाइड बाय VG, ठीक है। ये चीज समझ आ गया होगा। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर टू दी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं। और यही चीज अभी और किसके इक्वल पढ़ा आपने, इसको ऐसे भी लिखा, NG डिवाइड बाय NW, ठीक है। जो नीचे लिखा वो पहले ऊपर, और जो ऊपर लिखा वो नीचे, ऐसे विद रिस्पेक्ट टू एयर लिखना चाहो तो लिख सकते हो ये। या यही क्या होता है, 1 बाय NGW था तो WG हो जाएगा, पलट के लिख सकते हो। ये एक ही फॉर्मूला बन गया, ठीक है। ऐसे आप इसको समझ सकते हो। तो अभी आज आपको इतना जो समझ में आया है, इसको दोबारा से ध्यान से देखिए। कहीं पे भी समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से रीबैक करके देखिए। ये टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए। जो मैं नेक्स्ट आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन करवाऊंगा नेक्स्ट टॉपिक के अंदर,
ठीक है, आपका टॉपिक क्लियर होगा तो आपको क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आएगा। लगभग 2 मार्क्स में जो है क्वेश्चन आता है हमारे 10th के अंदर ये, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड हो, एक क्वेश्चन जो है यहाँ से सेट हो जाता है। तो वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को कल प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है, यानी आने वाले लेक्चर में करवाऊंगा। तो अभी इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लीजिए। अब है कि मेरी जितने भी प्रीवियस वीडियो है उनको अच्छे से जरूर देखिए। अगर बीच में जून की छुट्टी हो जाती है आप लोगों की, तो भी आपको क्या करना है कि ये जितने लेक्चर आप उन्होंने अटेंड किए हैं दोबारा से देखिए इनको, ठीक है, सारे लेक्चर दोबारा से देखिए ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो और क्वेश्चंस जितने ज्यादा कर सकते हो। देखिए एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दे रखे होंगे, कुछ आप लोगों के पास पुराने सैंपल पेपर वगैरह होंगे, उन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करके देखिए, सो दैट कि आपका फाइनल जो है बहुत अच्छा जाए, ठीक है। इसको ये मत फील करो कि लॉकडाउन लग गया तो हमारी पढ़ाई खराब हो रही है। अगर आप ऐसे माइंड में सेट रखोगे तो आपकी पढ़ाई डेफिनेटली खराब होगी, आप पढ़ोगे नहीं तो। और बाकी जो जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं तो ऑफलाइन में भी ऐसे ही पढ़ाते हैं, आमने सामने बैठे होते तब भी हम ऐसे ही पढ़ा रहे होते, आप नोट्स बना रहे होते। बस यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि आपको खुद से अपने आप से इंटेंशनली करना पड़ेगा काम। वहां हम करवा लेते हैं, थोड़ा सा बर्डन होता है हमारा, हम थोड़ा सा आप लोगों को जो है बोल पाते हैं कि भाई क्यों नहीं कर रहा है। कोई कर रहा है तो उसको हम देख लेते हैं कि भाई ये तो कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, उसको हम टोक देते हैं भाई क्यों नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ आपको इंटेंशनली खुद करना है, बस ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कंसेप्ट आप लोगों को आज का टॉपिक जो है अच्छे से क्लियर हुआ होगा और उम्मीद करता हूं कि मेरे चैनल के लिए भी आप हेल्प करोगे और लोगों को जोड़िए। मैं कहता जरूर हूं लेकिन किसी ने भी अभी तक कोशिश नहीं की। मेरे ख्याल से आप में से कोई भी जो है एक्टिव बच्चा मुझे नहीं मिला है जो मुझे व्हाट्सएप करके कहे कि सर मैं जो है आप लोगों को आपके यूट्यूब चैनल पे इतने लोगों को जोड़ सकता हूं, इतने लोगों को सब्सक्राइब करवा सकता हूं, ठीक है। कुछ बच्चे हैं जो पुराने मेरे से पढ़े हुए हैं, 8-10 साल पुराने स्टूडेंट जो है वो बच्चों को जोड़ रहे हैं, उनको पता चल रहा है कि मैंने यूट्यूब चैनल चला रखा है तो वो और लोगों को जोड़ते हैं। लेकिन जो बच्चे अभी प्रेजेंट टाइम में मेरे से पढ़ रहे हैं उन बच्चों का रिस्पॉन्स मेरे पास बहुत कम आ रहा है, उनके कमेंट्स भी नहीं आते, ना ही व्हाट्सएप पे मुझे वो ज्यादा कॉन्टेक्ट करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप भी कम से कम 5-5 बच्चों को डेली जोड़ने की कोशिश करोगे। 2 या 3 दिन में भी आप अगर 5-5 बच्चों को जोड़ोगे तो मेरा चैनल जो है ग्रो करेगा और विद इन 1 मंथ जो है ये 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट आज के लिए इतना ही काफी है। अगर प्रीवियस वीडियोस देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहां जाकर के आप जो भी चैप्टर के लिंक टॉपिक देखना चाहते हो तो देख सकते हो। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू एंड गुड लक।